राम राम किसान भाइयों, नमस्कार, सत श्री अकाल। किसान पाठशाला चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत। हमारे किसान देश किसान भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक डेयरी फार्म के बारे में बात करेंगे, मिश्रित खेती के बारे में बात करेंगे। मिश्रित खेती के अंदर किसान भाई है जो खेती के साथ साथ में पशुपालन का कार्य करते हैं। तो किसान भाइयों, एक सहायक धंधे के रूप में पशुपालन से हमें अतिरिक्त आय होती है और किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। खेती में अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। जो पशुओं का गोबर है उसको खेती के अंदर गोबर की खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी उपजाऊ शक्ति है जो बढ़ती है। और साथ साथ में पशु उत्पाद है, दूध है, घी है, मक्खन है, छाछ है, दही है, इनको बेच करके और ये इनकम साथ में प्राप्त करते हैं, तो उससे अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। अब जो समय चल रहा है किसान भाइयों, ज़्यादातर किसान है वो पशुपालन की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इसमें ज़्यादा खर्चा आता है और हमें जो बचत है वो कम रहती है। तो हमारे साथ किसान भाई जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। किसान पाठशाला चैनल में आपका भव्य स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले दर्शकों को अपना नाम बताएं। सबसे पहले तो आप हमारे डेयरी फार्म में आए और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपको सलाम करता हूं। और मेरा नाम हनुमान है, गांव बोलावाड़ी है, तहसील संगरिया है और ज़िला हनुमानगढ़ है। और ये जो मेरा डेयरी फार्म है ये बोलावाड़ी गांव के अंदर चक 9 AMP के खेत में मेरे ये ढाणी है और यहीं पर मेरी ये डेयरी फार्म है। राजस्थान हनुमानगढ़ से बोल रहे हैं। हनुमान जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे ये, अभी आप कितने सालों से ये पशुपालन कर रहे हो? ये पशुपालन तो जैसे हमारे बुजुर्गों से ही पशुपालन करते आ रहे हैं कि पशुओं के बगैर खेती का धंधा नहीं होता, क्योंकि पशुओं के बगैर इसका अच्छा उत्पादन नहीं होगा खेती में। आपके पिताजी के बारे में आप बता रहे थे, वो वैद्य थे पुराने पशुओं हाँ, मेरे पिताजी स्वर्गीय रूपराम जी पशुओं के वैद्य थे। जड़ी बूटियों का ज्ञान था उन्हें। जड़ी बूटियों का ज्ञान था, वो देसी जड़ी बूटी से पशुओं का इलाज करते थे, तो उनसे सीखा था हमने। और अब थोड़ा सा आपके डेयरी फार्म है उसका विजिट करते हैं एक साइड से, तो बारी बारी से आप पशुओं के बारे में हमें बताते रहें। हाँ, बताते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा इधर से शुरुआत करते हैं हनुमान जी। हाँ जी। ये थोड़ा सा आप बताएं भी, ये जो नस्ल है, ज्यादातर पशु है वो आपने कौन सी नस्ल के जो पाल रखे हैं? ये जी जो नस्ल है हमारी, ये साहिवाल गाय है। अच्छा। जो आज इस वक्त में सबसे ज्यादा इस साहिवाल गायों की डिमांड है, तो मैंने साहिवाल को चुना। इस और नस्ल से इस गाय के दूध में यानी घी, प्रोटीन और गुणवत्ता अधिक होती है। अच्छा। तो इस गाय का दूध पीने वाले आदमी के जैसे कि शुगर, BP, ये बीमारियां नहीं होती है। अगर बीमारी है तो इसका दूध इस्तेमाल करने से दवाई की जरूरत नहीं है, वो बीमारी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। तो इसके गोबर में, गौमूत्र में और जो दूध है और दही है, मक्खन है, सब में बहुत ही अच्छी पौष्टिक गुण है जो पाए जाते हैं। तो हम इसका गायों को पेशाब है वो खेत में यूज करते हैं और गोबर भी यूज करते हैं। इससे जीवा अमृत बनाकर हमें हमारे खेत में प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छी बात है किसान भाइयों, बहुत ही प्रगतिशील काश्तकार है, खेती के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं और पशुपालन भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा नस्ल के बारे में बताएं। साहिवाल आप लेकर के कहाँ से आए हनुमान जी? ये जो पशुपालन वाले ये होते हैं ना, जो गोड़ वाले, इनसे हमने ये गायें खरीदी है। और साहिवाल गाय तो हमने साहिवाल को फोकस दिया, क्योंकि इसके रेट भी अच्छा होता है, दूध भी अच्छा होता है और इसके उत्पादन भी अच्छा होता है। अच्छा। तो ये लगभग कोई 70% है, कोई 80% है, कोई 90% है, ऐसे साहिवाल गाय है। और इस नस्ल के बारे में थोड़ा सा बताइए, ये कौन सी नस्ल है? ये एक थारपार गाय है। थारपार नस्ल की गाय मैंने लिया था। अभी इसके नस्ल के ऊपर भी हमें जो प्रैक्टिकल करके देखें भी इसमें कितना गुण है, साहिवाल अच्छी है या थारपार अच्छी है, इसलिए मैंने एक गाय थारपार खरीदी है। उधर थोड़ा सा अपने पशुओं की नस्ल सुधार के बारे में यदि बात करें तो किसान भाइयों, इन्होंने एक है जो बुल भी खरीद के लाए हैं बाहर से, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो अपने देख पा रहे हैं, ये कौन सी नस्ल का है हनुमान जी? ये असली साहिवाल नस्ल का बुल है, जो मैं नूर महल से, जहाँ आशुतोष महाराज की गौशाला है, वहां से 1,25,000 रुपए का खरीद कर लाया था। तो ये मैं पंजाब से लाए थे? पंजाब से। तो इसका रिकॉर्ड है, इसकी माँ के मतलब है जो इस सांड की माँ के। जगह कौन सी है पंजाब में?
जगह ये नूरमहल जलंधर के पास है जलंधर जैसे, के पास। तो वहां से ये खरीद कर लाया था नस्ल सुधारने के लिए। इसको ब्रीडिंग हेतु काम में लेते हाँ, हैं। ब्रीडिंग हेतु इसको काम में लेते हैं, तो ताकि आगे मतलब हमारे 100% गाय साहीवाल ही पैदा हो। कितना टाइम हो गया इसको लाए हुए? इसको लाए हुए हमें 1.5 साल हो गया। इसकी बच्चे और बच्चियां भी हमारे घर आने लग गई है, तो हम इसका 3 साल यूज करेंगे। 3 साल के बाद में इस सांड को यूज नहीं करेंगे। ये सांड कोई गौशाला को या अन्य डेयरी पशुपालक को दे देंगे। किसान भाइयों, जो हमारा भारत देश है विश्व में सर्वाधिक पशु संख्या रखता है और दूध उत्पादन में भी 1998 में ये प्रथम स्थान पर हो गया था। ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो इसके 3 चरण चले थे। 1970 में शुरू हुआ था और 1994 फिर 1996 तक इसकी आशातीत वृद्धि को देखते हुए बढ़ा दिया गया इस कार्यक्रम को। तो पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। लेकिन इंडिया में जो कमी है, यहाँ पर हमारे अच्छे नस्ल के पशुओं की कमी है। उसी के कारण हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम होता है। तो हमें पशुओं की नस्ल सुधार के ऊपर है जो कार्यक्रम है जो चलाना चाहिए, और सरकार कर भी रही है और हमारे किसान भाई भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। ज्यादातर आपके पास हनुमान जी थार पारकर नस्ल ही है? नहीं, मेरे पास में ज्यादातर साहीवाल नस्ल है। एक थार साहीवाल पारकर है, एक ही गाय है जो थारपार है, और बाकी सभी गायें साहीवाल है। और ये जो गाय है ना, ये मेरी घर पर बच्ची तैयार करके और तैयार की हुई गाय है। मेरे घर पर जन्म लिया था, और ये प्योर साहीवाल है। और इसके पहलन ब्यात के अंदर 16 लीटर दूध है। 16 लीटर दूध? 16 दूध प्रथम ब्यात में 16 लीटर दूध है। ये मेरी घर की तैयार की हुई गाय है। वो गाय व्हाइट वाली अपने देख रहे हैं, वो कौन सी है? वो तो जर्सी है। जर्सी है। और ये एक गाय है ना, तो नस्ल की गुणवत्ता जांचने के लिए एक गाय मैंने राठी खरीद रखी है। इस नस्ल के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये आपने जो नस्ल पाल रखी है, ये कौन सी नस्ल है? ये जी थारपार गाय की बच्ची है। जो इसकी मां खड़ी है उसकी बच्ची है, थारपार है। ये कोई अच्छे रिकॉर्डिंग बुल की बेटी है। अच्छा, 20,840 की बेटी है ये बच्ची है, जो 20,840 की। ये कोड है कोई निर्धारित है बुल का? हाँ, बुल का। तो उसकी बेटी है, और इसका हम बड़ी शौक से पाल रहे हैं। इसका नाम कोमल है। ये अपने कोमल नाम से बहुत प्रसिद्ध पिछानती है, अपने मालिक को बोलते ये अपने नाम से। और ये जो हमारी डेयरी में सारी जितनी गायें हैं सभी का हमने नामकरण किया है, और सभी गायें अपने नाम से समझती है कि भी मेरे को बुला रहा है। तो ये जो इनके उत्पाद होते हैं, जैसे दूध की बात करें, तो ये आप फिर कहाँ बेचते हो या क्या सिस्टम है आपका बेचने का? हमारी दूध की अच्छी गुणवत्ता होने के कारण है सरस डेयरी जो हनुमानगढ़ में है, वो सरस डेयरी सुबह गाड़ी आती है और शाम को गाड़ी आती है, हमारे घर से दूध उठाती है। सुबह और शाम टोटल कितना दूध बेच देते हो? हमारे एवरेज मतलब एक दिन की 1 क्विंटल दूध का औसतन पड़ता है। अच्छा, 1 क्विंटल दूध, यानी इनकम हो जाती है डेली? रोजाना हमारे लगभग मान लो 4,000 रुपए प्रतिदिन की आमदनी है इस डेयरी फार्म की। 4,000 रुपए क्यों? अभी अभी तो हमने चालू किया है, 1.5 साल हुआ है। जब लंबा समय होगा तो इसका उत्पादन आगे आगे बढ़ता जाएगा। जैसे गायों की संख्या बढ़ेगी तो दूध भी बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगे तो आमदनी बढ़ेगी। उधर देख पा रहे हैं, आपके सुपुत्र है क्या? शुभ नाम उनका? हाँ, ये जो डेयरी चलाता है ये मेरा बेटा है, सबसे बड़ा है, और ये डेयरी का मालिक है, और ये गायों की सेवा यही करता है। अच्छा, इसका डेयरी संभालने का कार्य है। इससे छोटा ये बेटा है, वो खेती संभालता है, और मैं इनकी ऊपर देख रेख करता हूँ। अच्छा, तो गायों की यदि बात करें तो गायों के साथ साथ में भैंस पालन भी आप कर रहे हो? हाँ, भैंस भी पालन कर रहे हैं। मेरे पास में 4-5 मुर्रा नस्ल की भैंस है, तो उन भैंसों के दूध से ही हमारी गृहस्थी का गाड़ चलती है। जैसे हम घी खाते हैं, मक्खन बनाते हैं, बाकी बचा हुआ दूध डेयरी में डाल देते हैं। एक जो आपने नस्ल बताई थी भैंस की, नीली या रावी, हाँ जी, उसकी उत्पत्ति की मैं बात करूं तो किसान भाइयों, नीली या रावी है, उसकी पंजाब से उत्पत्ति हुई है। और जो हम सतलुज नदी देखते हैं उसके पानी का रंग नीला है, इसलिए उसका नाम नीली रख दिया गया। और डब खड़ब्बी भैंस होती है, उसके जो खुर होते हैं वहाँ पर, पूंछ पर, माथे पर, शरीर पर है सफेद रंग के धब्बे होते हैं। और ये जो भैंस है, मिलिट्री के जो डेयरी फार्म होते हैं, सेना के जवान जहाँ पर रहते हैं, उस भैंस को वहाँ पर है जो पाला जाता है। ये भैंस की नस्ल नीली या रावी कहाँ से लेके आई? ये इस नस्ल का हमें शौक था, तो हमने कोई रिकॉर्डिंग अच्छे बुल का ये टीका भरवाया था, और ये भैंस हमारे पास में टीके से द्वारा आई थी, तो हम क्यों ना नस्ल पर ध्यान देना मेरा पहला कर्तव्य है। बहुत अच्छी बात है किसान भाई, नस्ल सुधार के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ साथ में एक जो भैंस की अपने नस्ल देखी थी
सूरती नस्ल की भैंस है जो आपके यहाँ पर अपने फार्म के अंदर देखी गई है, उस नस्ल के बारे में बताएं। कितने ब्यांत है वो ब्याह चुकी है? और ये सूरती नस्ल की भैंस है, ये मेरे घर में अब 16वां ब्यांत है इसका। अच्छा, ये नस्ल कहाँ से लेके आए थे? ये हमारे घर में ही पैदा हुई है, कहीं से लेकर नहीं आए थे। सूरती नस्ल के अनुसंधान केंद्र की बात करें तो किसान भाइयों वल्लभ नगर के अंदर है, जो हमारी उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय है उसके अधीन ये काम करता है और सूरती नस्ल पर मुख्य काम करता है। और सूरती नस्ल का मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है इस किसान भैंस की नस्ल का। और कौन सी नस्ल? मुर्रा है आपके हाँ, पास? मुर्रा सूरती नस्ल भी है हमारे पास में। टोटल कितनी भैंसें हैं आपके मेरे पास में अब मौके पर 5 भैंस है। और पशु संख्या की बात करें तो टोटल पशु कितने हैं, गाय और भैंस टोटल मिलाकर के? पशु की संख्या 50 है अब। तो हनुमान जी आपसे एक हम प्रश्न करते हैं, जो वर्तमान समय चल रहा है, आधुनिक समय चल रहा है, उसमें जो किसान भाई ये सोचते हैं कि पशुओं से हमें ज्यादा जो मुनाफा नहीं मिल रहा है और गोबर के कोई हाथ लगाना नहीं चाहता है, और उससे हमारा खेती के उत्पादन की, हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य की बात करें तो दिन प्रतिदिन मिट्टी का स्वास्थ्य जो गिरता जा रहा है, क्योंकि गोबर की खाद जितना हम खेत के अंदर प्रयोग करते हैं हमारे सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, बीमारियां कम लगती है। तो कई किसान भाइयों से जब हम बात करते हैं, जमीन ठेके पर ले रखी है, 20-20 साल हो गए खेत में गोबर की खाद नहीं डाली है, तो बीमारियां बढ़ती जा रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये जो डेयरी फार्म चलाने का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं मेरे खेत का उत्पादन बढ़ाऊं, तो बगैर पशुओं के उत्पादन नहीं बढ़ता। अच्छा। तो इसी कारण से मैंने डेयरी फार्म चलाया है कि भी मेरे खेत में अधिक से अधिक आमदनी हो और गोबर की खाद का उपयोग करूं। तो मैं जैसे डीएपी, यूरिया ऐसी खाद है ना जो खेत में नाम मात्र ही डालता हूं, और बाकी सभी खाद है ना जो गोबर की खाद से मैं इस्तेमाल करता हूं, और मैं दूसरे किसानों से मेरे उत्पादन भी अधिक होता है। किसान भाइयों बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। गोबर की खाद प्रयोग करने से हमारी मिट्टी में स्वास्थ्य सुधार होता है। ज्यादा डीएपी प्रयोग करने से हमारी जो जमीन की सेहत है वो खराब हो जाती है। आने वाली जो पीढ़ियां उनके लिए भूमि हमारी सुरक्षित नहीं रहती है, और बंजर होने का कारण है अंधाधुंध फर्टिलाइजर प्रयोग करना। इसलिए गोबर की खाद का मनाराम जी प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं। पशुपालन के अंदर आपको कोई पुरस्कार या कहीं से सम्मान मिला हो तो उसके बारे में बताएं। ये इसी वर्ष 2023 के अंदर 22 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने मुझे जयपुर बुलाकर सम्मानित किया था, इनाम भी दिया था और प्रमाण पत्र भी दिया था। और अशोक जी ने ये भी कहा था कि आप ऐसे जो आज कर रहे हैं ऐसे संघर्ष करते रहो, मैं हर साल आपको सम्मानित करता रहूंगा। ट्रेनिंग वगैरह भी लिया आपने कोई पशुपालन में? हाँ जी, मैं ट्रेनिंग जैसे सूरतगढ़ में बकरियों की ट्रेनिंग लेकर आया था, और हरियाणा के अंदर सरसा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र में मैं पशुओं की ट्रेनिंग लेकर आया था। और जैसे हरियाणा में काड़ावाली मंडी में के पास में तारवाना गांव है, वहां पर से मैंने बकरियों का परीक्षण लिया था। कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया के अंदर भी मैं बहुत बार पशुओं की, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया के अंदर डॉक्टर मुकेश कुमार है जो पशुपालन के डॉक्टर हैं, उनसे मैंने शिक्षा लेकर ये डेयरी फार्म का संचालन किया, और समय समय पर वो मेरी सहायता करते रहते हैं। और जो पशुपालन विभाग हनुमानगढ़ है, वहाँ के डॉक्टर है जो हमारी डेयरी का बहुत ध्यान रखते हैं। तो मैं पशुओं का थोड़ा सा चारे के बारे में बात करें तो इनका जो तुड़ी है उसके बारे में बताएं, और जो कंसंट्रेट फीड है, दाना है, वो हमें पशुओं को पोषण युक्त देना चाहिए, जिसमें प्रोटीन की मात्रा हो, मिनरल अधिक मात्रा में हो, जिससे हमारे पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे और मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो। किसान भाइयों जितना चारा हम प्रोटीन युक्त देते हैं उतना ही पशु का मिल्क प्रोडक्शन है जो बढ़ता है। वैसे तो जो पशुओं के लिए हम हरा चारा उत्पादन करते हैं ना, उसमें डीएपी, यूरिया का प्रयोग नहीं करते। अब ज्यादातर गोबर की खाद डाल करके और पशुओं के लिए चारा का उत्पादन करते हैं। और जो बात रही इनके दाने की, तो जो दाना है वो हमें वैज्ञानिक तरीके से तैयार करके और 4 किस्म का दाना तैयार मिला के और तैयार करते हैं। इससे ट्रेनिंग मिली थी दाने की? हाँ, जो डॉक्टरों साहिबानों ने मुझे ट्रेनिंग में बताया था, ये दाना इस प्रकार पशुओं को भी खुद दाना अन्य कोई कंपनी का फील्ड खरीदने से अच्छा है कि अपना दाना घर तैयार करो। उसमें क्या कुछ मिलाते हो? तो उसमें हमें जैसे 1 क्विंटल पर मैं बात करता हूँ तो क्विंटल में 25 किलो जौ ले लिए, और 25 किलो हमने गेहूं ले लिया, और 25 किलो मक्का ले लिया, और 25 किलो चना चूरी ले ली, और उसमें 1 किलो मिलन मिक्सचर मिलाते हैं, और उसमें 2 किलो खनिज लवण मिलाते हैं। और ये सारा दाना मिक्स करके हमारे घर में चक्की लगा रखी है, और चक्की से हम खुद तैयार करके दाना खिलाते हैं
किसी का बनाया या हुआ फील्ड नहीं खवाते, क्योंकि आजकल जमाना ऐसे है, फील्ड में अगला पता नहीं क्या मिला देता है। तो नमक तो भी मिक्स करते हो क्या? हाँ, नमक मिक्स जरूर करते हैं। और पशुओं को जो डॉक्टरों की देख रेख में ही की सलाह से ही हमें कोई खादा। तूड़ी है उसमें कोई जो पशुओं का मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो तो यूरिया भी मिक्स करते हो क्या? हाँ, जब तूड़ी का भंडारण करते हैं ना, तो हम 1 किलो यूरिया पर क्विंटल के हिसाब से उसमें यूरिया का छिड़काव करके और पानी में घोल के और थोड़ा थोड़ा पानी में छिड़काव घोल करते के रहते और उसका स्प्रे जैसे करते हैं, छिड़काव करके और इसमें छिड़काव करते रहते हैं और डालते रहते हैं, छिड़काव करते रहते हैं और डालते रहते हैं। हैं। 1% यूरिया का घोल डालने से किसान भाइयों प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, साथ साथ में किसान भाइयों इससे जो मिल्क प्रोडक्शन भी हमारा अच्छा होता है। किसान भाइयों अब वीडियो के अंतर्गत हनुमान जी है, उनके जो पत्नी है वो भी साथ में जुड़ चुके हैं, तो उनसे बात करते हैं। सारों पहले अपना नाम बताओ। कृष्णा देवी। कृष्णा देवी, तो पशुपालन में थे भी सादे सगे पशुओं ने संभालोगे? सारे दिन संभालते रहो। तो थोड़ा सो इंग खेती के अंदर भी थारो सगे सगे योगदान रहे, खेती के अंदर थाने कोई पुरस्कार मिले हुए कदी? पूरो हाँ, अब की बार सम्मानित होया के या कई कब होया? होया रुक्मिणी देवी करिया। हाँ, रुक्मिणी देवी जी रियाड़ है बन थाने सम्मानित करया और सब्जी उत्पादन के बारे में। तो हनुमान जी थारा पूरा परिवार सगे सगे लगे रहे, तो थे सुबह लेके शाम तक यहाँ पशुओं के अंदर ही लगे रहोगे? हाँ हाँ, हमारी देख रेख सार दिन है। सारे दिन देख रेख पशुओं करो, चाहे दूध निकालना है? दूध तो ये बेटा बहू निकाले। दूध खुद ही निकालोगे? तो वर्तमान समय में तो मशीना भी है प्रयोग करने लग रहे हैं। खुद निकाले आ तो। अच्छा, तो अंगो भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़िया। किसान भाइयों, ये जो अपने बातें कर रहे थे मिश्रित खेती के बारे में, खेती के साथ साथ में पशुपालन से हम अतिरिक्त आय है जो प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने जो आधुनिक डेयरी फार्म है उसके बारे में बात की हनुमाना राम जी से, बहुत ही प्रगतिशील काश्तकार है। वीडियो आपको किसान भाइयों कैसे लगा? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे किसानों तक पहुंचाएं, तो पशुपालन हम करके और हमारी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ा सकते हैं और किसान का आर्थिक स्तर बढ़ जाता है और साथ में किसान आत्मनिर्भर हो जाता है। ऐसे वीडियो हम इसलिए किसानों तक पहुंचाते हैं ताकि उनमें जागृति आए, उनके समाज का उत्थान हो और देश की जीडीपी में योगदान हो, जिससे हमारा जो भारत देश है वो एक विश्व शक्ति, विश्व गुरु के रूप में विश्व पटल के ऊपर आगे आए। राम राम जी, राम राम हनुमान जी। राम राम जी, राम राम। जय जवान, जय किसान, जय भारत। जय